वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट में टॉपिक कवर करेंगे मयरिंग रिकवरेबल अमाउंट के। रिकवरेबल अमाउंट हमें कैसे मयर करनी चाहिए, तो इसके ऊपर जो गाइडेंस है, तो रिकवरेबल अमाउंट इज़ हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज। तो जब आपने रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो बेसिकली द गाइडेंस वुड बी कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कैसे कैलकुलेट होनी चाहिए और वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट होनी चाहिए। जब ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगी तो यू सिंपली हैव टू पिक द हायर अमाउंट फ्रॉम द टू। So, entities have to bear in mind the following steps and considerations when evaluating an asset's recoverable amount, और वो गाइडेंस हम वन बाय वन देखते हैं। तो पहले वैल्यू इन यूज़ को देखते हैं। तो वैल्यू इन यूज़ को डिफाइन किया जाता है एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव फ्रॉम एन एसेट इंक्लूडिंग इट्स इवेंचुअल डिस्पोजल। तो जब वैल्यू इन यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है तो कौन से फैक्टर्स, कौन से एलिमेंट्स कैलकुलेशन के अंदर कंसीडर किए जाने चाहिए, तो उस पर स्टैंडर्ड हमें गाइड करता है कि हमने एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू डिराइव, यानी ये एस्टिमेटेड बेस पर होते हैं, पास्ट बेसिस पर नहीं होते। एक्सपेक्टेशंस अबाउट पॉसिबल वेरिएशंस, बाजू का चांसेस होते हैं कि जी 80% चांस ये हैं कि कैश फ्लो ज़्यादा होंगे, 20% चांस ये है कि कैश फ्लो थोड़े से कम हो सकते हैं। तो उसकी अमाउंट और टाइमिंग के अंदर जो पॉसिबल वेरिएशंस हैं उनको भी कंसीडर करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि करंट मार्केट रिस्क रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको यूज़ किया जाता है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसके अंदर फिर फर्दर कुछ एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू जो ली जाती है वो उसका फोकस यही होता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट को भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। और एक एसेट से कैश इनफ्लो आएगा आफ्टर 5 ईयर्स तो, और 10 लाख का होगा, तो वो आज 10 लाख नहीं है, आज उसकी वैल्यू कम है एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू। द प्राइस फॉर बेयरिंग द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन द एसेट, तो जितनी ज़्यादा एक एसेट से रिलेटेड कैश फ्लोज की अनसर्टेनिटी होती है तो उसकी भी एक सर्टन कॉस्ट होती है। इट मीन्स कि रिस्क ज़्यादा होता है और फिर आप हायर रेट यूज़ करते हैं। अदर फैक्टर्स जैसे इलिक्विडिटी वगैरह जो प्राइसिंग के अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए, क्योंकि एक एसेट ऐसा अगर होता है जो जिसकी रीसेल अच्छी नहीं है तो उसकी प्राइसिंग अमूमन लो रहती है, और ऐसा एसेट जिसकी जो रीसेल है वो बहुत ईजी हो तो उसकी प्राइसिंग अमूमन हायर साइड पर होती है। तो ये चीज़ें भी हम अपनी कैलकुलेशंस के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। फर्दर वैल्यू इन यूज़ के अंदर जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो एक बेसिक टर्म जो यहाँ पर यूज़ हो रही है फ्यूचर कैश फ्लोज। तो जब हमने फ्यूचर कैश फ्लोज को लेना है तो फ्यूचर कैश फ्लोज किस चीज़ पर बेस करेंगे, तो स्टैंडर्ड की गाइडेंस ये है कि एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज शुड बी बेस्ड ऑन रीजनेबल एंड सपोर्टेबल एजम्पशन। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका शेख चिल्ली के ख्वाब होने चाहिए कि जी सारी जो है ना प्रोडक्ट हम बनाते रहेंगे, कोई हमारी कैपेसिटी ज़ाया नहीं होगी और सारे की सारी हमारी प्रोडक्ट हायर रेट पर सेल हो जाएगी। आपको कंसीडर करना चाहिए कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, पास्ट ट्रेंड्स क्या हैं, फ्यूचर की जो है वो प्रोजेक्शंस क्या हैं, और रीज़नेबल और सपोर्टेबल एजम्पशन की बेस पर जो मैनेजमेंट का बेस्ट एस्टिमेट हो इकोनॉमिक कंडीशंस को जहन में रखते हुए, वो आपने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट के अंदर कंसीडर करना है। तो आपके कैश फ्लोज रीजनेबल एंड सपोर्टेबल एजम्पशन पर बेस करने चाहिए। अब आपने फ्यूचर कैश फ्लोज में क्या क्या शामिल करना है, तो इंक्लूड क्या क्या करेंगे। एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज मस्ट इंक्लूड कैश इनफ्लोज फ्रॉम द कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द एसेट, यानी आप जब एसेट यूज करेंगे उससे एक प्रोडक्ट बनेगी, वो प्रोडक्ट आप सेल करेंगे, वो इनफ्लोज हैं। कैश आउटफ्लोज दैट विल बी नेसेसरली इनकर टू जनरेट द कैश इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द एसेट। तो आउटफ्लोज जाहिर बात है कि अगर आप एक प्लांट को चलाते हैं तो उस पर कॉस्ट लगती है आपकी, उस पर जो उसमें मटेरियल लगेगा, उसमें लेबर की कॉस्ट लगेगी, उसमें दूसरे आपके कैश फ्लोज हो रहे होंगे। तो वो कैश आउटफ्लोज जो कैश इनफ्लोज को जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं वो भी हम इंक्लूड करेंगे। और जब अल्टीमेट यूजफुल लाइफ एंड होने के ऊपर जो हमें डिस्पोजल करके पैसे मिलेंगे उनको भी हम अपने फ्यूचर कैश फ्लोज में इंक्लूड करेंगे। अब वो कैश फ्लोज जो हमने एक्सक्लूड करने हैं, यानी हमने अपनी कैलकुलेशन के अंदर कंसीडर नहीं करने, वो कौन कौन से हैं। तो एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज मस्ट नॉट इंक्लूड कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह है उसको इसमें शामिल नहीं करना। इंटरेस्ट एक्सपेंस लोन की वजह से लगता है, एसेट की वजह से नहीं। एक बिजनेस ने लोन लेकर एसेट खरीदा है, दूसरे बिजनेस ने अपने पैसों से एसेट खरीदा है, तो एसेट की वजह से इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, इस वजह से लग रहा है कि एक ने लोन लिया हुआ था। इनकम टैक्स रिसीट और पेमेंट, इनकम टैक्स जो है वो एक एंटिटी की इनकम पे टैक्स लॉज के मुताबिक लगता है, इस पर आईस 12 अप्लाई होता है, तो आईस 36 के मुताबिक हम इसको अपने कैश फ्लोज में कंसीडर नहीं करते। इसके अलावा जो कैश फ्लोज हैं वो बेस करने चाहिए एसेट की करंट कंडीशन पे। ये आप नहीं कह सकते कि हम अगले साल में जो है ना एसेट की ओवरहालिंग करवाने वाले हैं, इसके बाद जो है ना इसके कैश इनफ्लोज इंप्रूव हो जाएंगे और वो वाले इंप्रूव आप कैश फ्लोज लेना शुरू कर दें। तो अभी तो ओवरहालिंग नहीं हुई, तो अभी जो एसेट की कंडीशन है उस कंडीशन के मुताबिक वाले कैश फ्लोज को आपने लेना है। इसलिए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली ये मना करता है कि
ऐसे कैश फ्लो आपने शामिल नहीं करने जिनका ताल्लुक एंटिटी की फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग से हो, जिसके लिए अभी तक एंटिटी कमिटेड ही नहीं है। अगर तो कमिटेड है तो वो जो रिस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट है उसको भी कंसीडर करेंगे और फिर फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको भी ले लेंगे। इंप्रूविंग और इन्हांसिंग द एसेट परफॉर्मेंस, के जी एसेट की आप परफॉर्मेंस इंप्रूव करवा लेंगे तो उसको आपने अभी शामिल नहीं करना, तो ये आप एक्सक्लूड करेंगे। तो ये फ्यूचर कैश फ्लो से जो मुराद है उसको हमने उसके तमाम एंगल्स कवर कर लिया कि बेस होना चाहिए रीजनेबल एंड सपोर्टेबल एजम्पशन पे, इंक्लूड क्या क्या होना चाहिए और एक्सक्लूड क्या क्या होना चाहिए। इसके बाद वंस अगेन अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स कि आपको डिस्काउंटिंग यूज करनी चाहिए। तो फ्यूचर कैश फ्लो को पे आप अप्लाई करते हैं सूटेबल डिस्काउंट रेट। अब सूटेबल डिस्काउंट रेट क्या होता है? दैट इज प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट करंट मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से हमें मिल जाती है। रिस्क स्पेसिफिक टू द एसेट, यानी एसेट जितना ज्यादा रिस्की होगा उतना हायर रेट होगा, फॉर विच द फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट्स हैव नॉट बीन एडजस्टेड। अब ये याद रखें कि रिस्क को एडजस्ट करने के दो तरीके होते हैं। रिस्क या तो एडजस्ट हो सकता है कैश फ्लोज में या फिर एडजस्ट हो सकता है डिस्काउंट रेट में। दोनों जगह पर अगर आप एडजस्ट कर देंगे तो डुप्लीकेशन हो जाएगी। इसलिए स्टैंडर्ड क्लियरली डिस्कस करता है बोथ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज एंड डिस्काउंट रेट माइट बी एडजस्टेड टू अलाउ फॉर अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर सच एज बिजनेस रिस्क एसोसिएटेड विद द एसेट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉसिबल वेरिएशन इन द अमाउंट। तो इनमें से आपने कुछ रिस्क को यहाँ पर इफेक्ट ले सकते हैं और कुछ का यहाँ पर इफेक्ट ले सकते हैं और सबका किसी एक के अंदर भी इम्पैक्ट ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा जो आपके पास हो कि कैश फ्लो से रिलेटेड डाटा अवेलेबल है या डिस्काउंट रेट से रिलेटेड। फिर आ जाती है जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की बारी। तो फेयर वैल्यू को डिफाइन किया गया प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन, प्रॉपर ट्रांजेक्शन हो, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो और एक स्पेसिफिक मेजरमेंट डेट पर हो। तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक पर्टिकुलर डेट पर टिपिकली तो उसकी मार्केट वैल्यू होती है, लेकिन अगर एक्टिव मार्केट ना भी एग्जिस्ट करती हो तो पॉसिबल होता है अमाउंट को एस्टिमेट करना। बहुत सारे और वैल्यूएशन के मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं और उनसे भी फेयर वैल्यू पता चल जाती है। तो कि अगर एक एसेट को अभी डिस्पोज ऑफ किया जाए तो क्या पैसे मिल सकते हैं। फिर बारी आती है जी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की। तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है वो ये कि ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। इसमें आपने फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स एक्सपेंस को शामिल नहीं करना, वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट जिनका ताल्लुक एसेट के डिस्पोजल से हो। तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में लीगल कॉस्ट शामिल हो सकती है, स्टैंप ड्यूटी शामिल हो सकती है, किसी सिटिंग टेनेंट को, जैसे आपकी बिल्डिंग है तो वहाँ पर जो ऑलरेडी टेनेंट्स हैं आप कहते हैं सेल करेंगे तो उन टेनेंट्स को कंपनसेशन देनी पड़ेगी, तो वो भी आपकी ज़रूरी कॉस्ट है। लेकिन इसमें फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स एक्सपेंस शामिल नहीं है। फर्दर जो रिडिडेंसी एंड रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट है, जो आप कहते हैं जी आप एसेट सेल कर देंगे तो उसके बाद ही हमारी कॉस्ट लगेगी, ये भी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नहीं है। इनको नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर रिकग्नाइज किया जाएगा। क्या दोनों अमाउंट्स कैलकुलेट करने की हमेशा ज़रूरत होती है? वेल इन यूज भी कैलकुलेट करें और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी कैलकुलेट करें? तो इसका जवाब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है। तो नॉट ऑलवेज नेसेसरी, कुछ सिचुएशन में ज़रूरी होगा और कुछ में ज़रूरी नहीं होगा। कब ज़रूरी नहीं है? अगर दोनों में से आपने एक अमाउंट कैलकुलेट किया और वो पहली अमाउंट ही कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा है तो फिर एसेट इम्पेयर नहीं हुआ और आपको दूसरी अमाउंट कैलकुलेट करना ज़रूरी नहीं है। इसको हम एक एग्जाम्पल से जो है प्रूव कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल है कि एन एसेट्स कैरिंग अमाउंट इज ₹500,000 एंड इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज 600,000। तो हमने एक अमाउंट कैलकुलेट की है और वो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो दूसरी अमाउंट वैल्यू इन यूज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अब हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या होगी। तो कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस इफ वैल्यू इन यूज इज 700,000, 600,000, 400,000, यानी मुख्तलिफ रेंज में आ भी जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। तो कैरिंग अमाउंट 500,000, वैल्यू इन यूज के तीन ऑप्शन हैं हमारे पास, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 600,000 है। अब आप देखें किसी भी सिनेरियो में हमारी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो क्या आती है। तो फर्स्ट सिनेरियो में 700,000 ज़्यादा है, ये कम है, तो इसको ले लेंगे। सेकंड सिनेरियो में दोनों इक्वल हैं तो 600,000 ही रिकवरेबल अमाउंट होगी, और थर्ड सिनेरियो में 600,000 ही हम लेंगे। सो इन एवरी केस कैरिंग अमाउंट जो है वो रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड ही नहीं कर रही और इसलिए इंपेयरमेंट लॉस जो है वो निल होगा। तो एक वैल्यू भी अगर कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा आ जाती है तो फिर आपको दूसरी अमाउंट मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर क्लियर है कि एसेट जो है वो इम्पेयर्ड नहीं हुआ। सो ये हमारे पॉइंट्स थे मेजरिंग रिकवरेबल अमाउंट से रिलेटेड।
वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम आइस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल कोई नहीं है, तो कंपनी का हमने टाइटल दिया हुआ है। अ कंपनी हैज़ अ मशीन इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट अ कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज़ 300,000. The machine is used to manufacture the company's best-selling product range, but the entry of a new competitor to the market has severely affected sales. तो सेल्स जब अफेक्ट हुई हैं तो ये एक इंडिकेशन है कि जो उससे रिलेटेड एसेट हैं उनकी इम्पेयरमेंट हो सकती है। As a result, the company believes that the future sales of the product over the next 3 years will be only rupees 150,000, 100,000 and rupees 50,000. तो ये हमें कैश फ्लोज बताए हुए हैं एक किस्म के। द एसेट विल देन बी सोल्ड फॉर रुपीज 25,000. An offer has been received to buy the machine immediately for rupees 240,000, but the company would have to pay shipping cost of rupees 5,000. तो 240,000 की फेयर वैल्यू है, 5,000 की कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है। द रिस्क फ्री मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। और फर्दर अगर रिस्क की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसी को हम एज अ डिस्काउंट रेट यूज़ करेंगे। मार्केट चेंजेस इंडिकेट दैट द एसेट में बी इम्पेयर्ड एंड सो द रिकवरेबल अमाउंट फॉर द एसेट मस्ट बी कैलकुलेटेड। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे इंडिकेशन मिल रही है और उसकी वजह से रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट होनी चाहिए। रेलिवेंट कैलकुलेशन फॉर इम्पेयरमेंट लॉस और जर्नल एंट्री रिक्वायरमेंट है कि हम इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करके बताएं और जर्नल एंट्री बताएं। तो सबसे पहले तो हम वो कैलकुलेशन कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसकी बेस पर। तो फेयर वैल्यू गिवन है यहाँ पर और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो है वो यहाँ पर। तो इसकी बेस पर हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फेयर वैल्यू 240,000, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 5,000, तो नेट हमारे पास 235,000 की ये वैल्यू आ जाती है। दूसरी इंफॉर्मेशन है जिसमें हमने वैल्यू इन यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू इन यूज़ में हमें 150,000, 100,000, 50,000 और फिर डिस्पोजल के टाइम पर 25,000 के कैश फ्लोज गिवन है। इसके लिए हमें फैक्टर जो है 10% का रेट दिया हुआ है जिससे हम डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो वैल्यू यूज़ कैलकुलेट करेंगे जिसमें हम ईयर, कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू के कॉलम बना लेंगे। और ईयर 1 में हमारे पास कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड है 150,000 के, डिस्काउंट फैक्टर 10% के हिसाब से। लेकिन एक साल बाद आना है तो हम जो इसको पावर यहाँ पे लिखेंगे वो -1 लिखेंगे। तो अगर हम 150,000 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है इस फैक्टर से, प्रेजेंट वैल्यू 136,364। सेकेंड ईयर में हमारे कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड हैं 100,000 और इसमें फैक्टर जो है अब 2 ईयर्स के बाद कैश फ्लोज होने हैं तो ईयर 2 यूज़ करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 82645। थर्ड ईयर में हमें एक तो यूजेज से कैश फ्लो आना है 50,000 का और 25,000 का कैश फ्लो आना है डिस्पोजल से। तो दोनों कैश फ्लोज जो हैं वो थर्ड ईयर में आएंगे। तो यहाँ पे हम इन्हें अब तीसरे साल में आने हैं तो यहाँ पे N3 का यूज़ होगा और अब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 56349। ये तीनों प्रेजेंट वैल्यू कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एसेट की पूरी प्रेजेंट वैल्यू प्रॉपर आ जाएगी 275,358। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी रिकवरेबल अमाउंट है वो क्या होनी चाहिए। तो रिकवरेबल अमाउंट इन दो फिगर में से जो हायर होगी उसको लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली वैल्यू इन यूज़ हायर है तो हम इसी को रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर करेंगे। अब इम्पेयरमेंट लॉस तब अराइज होता है जब कैरिंग अमाउंट एक्सीड करे रिकवरेबल अमाउंट से। तो कैरिंग अमाउंट जो है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वो गिवन है 300,000 विच इज़ क्लियरली एक्सीडिंग दिस रिकवरेबल अमाउंट। तो 300,000 माइनस 275,358 हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा 24,642। तो क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट थी कि इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करें वो पूरी हो जाती है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जर्नल एंट्री पास करें। तो सिंपली हम एक जर्नल एंट्री पास कर देते हैं कि इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। तो ये इसी एंट्री की बेस पर ये एंट्री पास अमाउंट की बेस पर एंट्री पास कर दी जाएगी एंड दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में रिकग्निशन का टॉपिक कर रहे हैं। तो इम्पेयरमेंट लॉस अगर कैलकुलेट हम कर लेते हैं तो उसका एक्सपेंस हमने कैसे रिकग्नाइज करना है इसको आज हम कवर करेंगे। सो एन इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी रिकग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट और लॉस इमीडिएटली unless the asset is carried at revalued amount।
तो रिवैल्यूड अमाउंट पर हो तो उसको हम थोड़ा सा अलग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। लेकिन अदरवाइज जो बेसिक रूल है वो ये है कि इम्पेयरमेंट लॉस को प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया जाता है। इसको रिकॉर्ड करने की दो जर्नल एंट्रीज स्टाइल हो सकती हैं। एक तो वही तरीका है जो हम रिवैल्यूएशन में यूज़ करते हैं कि पहले आप एलिमिनेट कर लें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को और उसके बाद आप इम्पेयरमेंट लॉस को करेंगे डेबिट और एसेट को कर देंगे क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन लॉस की जगह जस्ट इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा और वो प्रॉफिट और लॉस के अंदर आप रिकॉर्ड करेंगे जस्ट लाइक वी डू विद रिवैल्यूएशन लॉस। दूसरा तरीका ये है कि इसकी डेप्रिसिएशन जैसी एंट्री पास की जाए, अल्टरनेटिव जर्नल एंट्री, जिसमें हम इम्पेयरमेंट लॉस को प्रॉफिट और लॉस में डेबिट करेंगे और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस को क्रेडिट करेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट की जाती है, वैसे ही इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस क्रेडिट। इस पर एक एग्जाम्पल हम कवर करते हैं। An asset has cost of rupees 500,000 and accumulated depreciation of rupees 200,000. Its recoverable amount has been estimated at rupees 280,000. रिक्वायरमेंट ये है कि हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है इसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो पहले हम मेथड 1 से आंसर बनाते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करेंगे और एसेट को क्रेडिट कर देंगे, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट प्रॉफिट और लॉस के अंदर और एसेट को क्रेडिट कर देंगे। 20,000 का लॉस है क्योंकि 500 और 200 का नेट 300,000 और 280,000 पे लेकर आएंगे तो 20,000 का लॉस आ जाएगा। अब इस मेथड में हमारा जो एसेट है उसकी कॉस्ट 280,000 पर चली जाएगी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होकर जीरो हो जाएगी। एसेट नेट 280,000 की अपनी रिकवरेबल अमाउंट पर शो हो रहा होगा। अब अप्लाई करते हैं मेथड 2। मेथड 2 में हमारी जो जर्नल एंट्री होगी दैट वुड बी इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट 20,000 सेम लॉस, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। तो ये एंट्री जब हम पास करेंगे इसके बाद हमारा एसेट किस तरीके से शो होगा, तो कॉस्ट उसकी जो 500,000 ओरिजिनल आ रही थी उसी पर शो करेंगे, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी जो शो हो रही थी वही शो होगी और अब एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस जो ये हमने 20,000 का रिकॉर्ड किया है ये भी आ जाएगा और एसेट 280,000 के नेट वैल्यू पर शो होगा। तो दोनों सूरतों में एसेट सेम अमाउंट पर शो हो रहा होता है, प्रॉफिट और लॉस के अंदर अमाउंट भी इक्वल जाती है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का और रिकॉर्डिंग करने के मैकेनिज्म का फर्क पड़ जाता है। अगर रिवैल्यूड एसेट हो जाए तो फिर रिकग्निशन कैसे डील करनी है तो उसको अब कवर करते हैं। An impairment loss on a revalued asset is recognized directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset. तो रिवैल्यूएशन सरप्लस की हद तक तो आपने लॉस जो चार्ज करना है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस को ही चार्ज करना है और फिर रिमेनिंग अमाउंट जो होगी वो प्रॉफिट और लॉस में चार्ज होगी। तो ये सेम रूल्स हैं जो रिवैल्यूएशन लॉस के लिए रिकग्नाइज किए जाते हैं अंडर IAS 16। तो जर्नल एंट्री जो हमारी होगी आफ्टर एलिमिनेटिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो ये होगी कि जितना बैलेंस है रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में उतना अमाउंट OCI में, अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट हो तो वो प्रॉफिट और लॉस में और एसेट को क्रेडिट कर देंगे। और अल्टरनेटिव एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो सेम इम्पेयरमेंट लॉस जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस है उस हद तक अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में, उससे जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो प्रॉफिट और लॉस में और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसको भी एक एग्जांपल से कवर करते हैं। तो एन एसेट हैज कॉस्ट ऑफ रुपीज 500,000, accumulated depreciation of 200,000, its recoverable amount has been estimated at rupees 280,000, asset has balance of rupees 7,000 in revaluation surplus arising from previous revaluation। तो रिक्वायरमेंट ये है कि हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो मेथड 1 के हिसाब से अगर हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर बैलेंस 7,000 है तो 20,000 के लॉस में से 7,000 का लॉस जो है वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होगा और बाकी 13,000 प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा और एसेट को हम 20,000 से टोटल से क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कॉस्ट 500,000 थी, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 200,000 थी, तो इसका मतलब है कि कैरिंग अमाउंट वाज 300,000 बिफोर इम्पेयरमेंट और उससे 280,000 पे जब जाता है तो 20,000 का लॉस रिकॉर्ड करना था। लेकिन यही चीज़ अगर हम मेथड 2 से करते हैं तो सेम इम्पेयरमेंट लॉस 7,000 का अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में, प्रॉफिट और लॉस के अंदर 13,000 रिमेनिंग जो अमाउंट है और 20,000 से एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का। तो जिन रीजंस की वजह से इम्पेयरमेंट हो सकती है उन्हीं रीजंस के रिवर्स होने से रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। जैसे अगर एसेट की मार्केट वैल्यू डिक्लाइन कर जाती है तो ये इंडिकेशन है इम्पेयरमेंट की,
तो इसी तरह एक इम्पेयर्ड एसेट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर जाती है तो ये इंडिकेशन है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की। तो जब इंडिकेशन मिलती है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की तो फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, और अगर रिवर्सल हो तो फिर उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इसमें कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल है, इस हिसाब से अगर इसको समझ लिया जाए तो ज़्यादा आसान हो जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू दैट वे। द रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इज डेल्ट इन द फॉलोइंग वे। अगर कॉस्ट मॉडल है तो आपने डेबिट करना है एसेट को या एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को, क्योंकि जब आपने लॉस रिकॉर्ड किया था तो आपने एसेट या एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को क्रेडिट किया था, तो इसी को डेबिट कर दें, और जो प्रॉफिट और लॉस में आपने एक्सपेंस बनाया था उसको भी सिंपली रिवर्स कर दें। लेकिन आप कितनी अमाउंट रिवर्स कर सकते हैं उस पर IAS 36 की एक जो है डिटेल है कि रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस शैल नॉट एक्सीड द कैरिंग अमाउंट that would have been determined net of amortization or depreciation had no impairment loss been recognized for the asset in prior year। कि अगर एसेट पर कोई इम्पेयरमेंट चार्ज ना हुई होती तो एसेट किस वैल्यू पर शो हो रहा होता, सिर्फ आप उस अमाउंट तक लेकर जा सकते हैं। और इसको कहने का एक और तरीका भी है कि इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज इन प्रॉफिट और लॉस नेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज, कि इम्पेयरमेंट लॉस जो रिकग्नाइज किया था और इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करने से लेकर रिवर्सल तक जो डेप्रिसिएशन में डिक्रीज आया है उन दोनों की बेस पर इसको नेट कर लें। रिवैल्यूएशन मॉडल में भी सेम रूल है जैसा IAS 16 के अंदर रिवैल्यूएशन लॉस के रिवर्सल पर रिकॉर्ड होता है कि आप एसेट या एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट करेंगे, फिर जितना आपने प्रॉफिट और लॉस में यही वाली अमाउंट एग्जैक्ट सेम जो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज है वो प्रॉफिट और लॉस के अंदर ही रिवर्स की जाएगी, और रिमेनिंग अमाउंट को आप अदर कंप्रिहेंसिव इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे अगर कोई एक्सेस होगी, एक्स्ट्रा अमाउंट होगी। तो इसको भी अब हम एक एग्जांपल से इंप्लीमेंट करते हैं। सो एग्जांपल 3 हमारे पास है कि एन एसेट वाज परचेज फॉर ₹100,000 on 1st January 2021 with 10 years useful life and nil residual value। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पर चार्ज की जाती है। On 31st December depreciation of 10,000 was recorded, 100,000 divided by 10 years। On this date the recoverable amount of asset was determined to be 72,000। तो 10,000 की डेप्रिसिएशन के बाद एसेट 90,000 का शो हो रहा होगा, 90,000 से आपने लेकर जाना है 72,000 पे, तो इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 18,000 का, एंड देयर फॉर इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ ₹18,000 वाज रिकग्नाइज। तो इम्पेयरमेंट लॉस तक तो ठीक रिकॉर्ड हो गया। ऑन 31st December 2022 the depreciation of ₹8,000 calculated as यही 72,000 remaining life 9 years was recorded। On this date the recoverable amount based on fair value has increased to 95,000। तो अब आपका जो एसेट है वो 72,000 माइनस 8,000 की डेप्रिसिएशन 64,000 पे रिफ्लेक्ट हो रहा था, और 64,000 से 95,000 पर आ गया, तो 31,000 का इजाफा हो गया। तो जर्नल एंट्रीज हमने पास करनी है रिवर्सल को रिकॉर्ड करने के लिए अंडर कॉस्ट मॉडल और अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल। तो इस पर पहले हम अपने नोट 1 को बनाते हैं कि अगर एसेट कभी इम्पेयर ना हुआ होता तो किस वैल्यू पे शो हो रहा होता। तो 1,00,000 का एसेट था, इम्पेयरमेंट ना हुई होती तो पहले साल भी 10,000 की डेप्रिसिएशन होती, दूसरे साल भी 10,000 की डेप्रिसिएशन होती, और एसेट 80,000 पे शो हो रहा होता। विच मीन्स के अंडर कॉस्ट मॉडल तो हम 95,000 तक जा ही नहीं सकते, हम मैक्सिमम जा सकते हैं इस 80,000 तक, और अगर इस 80,000 तक जा सकते हैं तो ये 16,000 का डिफरेंस आता है। तो मैक्सिमम रिवर्सल जो है वो 80,000 से 64,000 का 16,000 है, यही 16,000 प्रॉफिट और लॉस में रिवर्स हो सकता है। इसका एक अल्टरनेटिव तरीका ये भी है कि हमने जो लॉस रिकॉर्ड किया था वो 18,000 का किया था, और जो डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है, पहले 10,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही थी और अब 8,000 की हो रही है, 2,000 से कम डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है। तो 18,000 माइनस 2,000 से कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई तो 16,000 का रिवर्सल मैक्सिमम किया जा सकता है। तो कॉस्ट मॉडल की बेस पर अगर हम आंसर देखते हैं तो एसेट 16,000 से अब मैक्सिमम डेबिट करेंगे ताकि वो 64 से 80 पर चला जाए, और प्रॉफिट और लॉस में 16,000 का रिवर्सल हो सकता है, इससे ज़्यादा अमाउंट का रिवर्सल आप नहीं कर सकते। रिवैल्यूएशन मॉडल में भी अगर आप देखते हैं तो आप एसेट को 31,000 से, यानी अब तो एसेट आप 95 पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट और लॉस के अंदर 16,000 ही जाएगा जो जिस तरह से कॉस्ट मॉडल के अंदर गया था, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 15,000 की वो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में गेन ऑन रिवैल्यूएशन के तौर पर रिकॉर्ड होगी, क्योंकि आपका रिवैल्यूएशन मॉडल है। तो अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होगा तो ये एक्स्ट्रा स्टेप राइज होगा, अगर कॉस्ट मॉडल होगा तो ये एक्स्ट्रा स्टेप नहीं आ रहा होगा। फर्दर जो रूल्स हैं उसमें डेप्रिसिएशन ऑफ इम्पेयर्ड एसेट में कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करते हैं एक ऐसे एसेट की जिसकी इम्पेयरमेंट हुई थी, तो वो उसकी रिवाइज्ड अमाउंट पर कैलकुलेट होगी, चाहे वो रिवाइज्ड अमाउंट उसकी इम्पेयरमेंट के बाद हो या रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के बाद हो। तो जिस तरह से हमने प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर भी जो डेप्रिसिएशन चार्ज की थी वो इम्पेयरमेंट के बाद चार्ज की थी, यही रिक्वायरमेंट IAS 16 में भी है, यही रिक्वायरमेंट
IS 36 में भी है कि चाहे एसेट रिवैल्यू हो चाहे एसेट इम्पेयर हो, तो रिवैल्यू और इम्पेयरमेंट के बाद जो रिवाइज्ड अमाउंट होती है उसकी बेस पर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है एंटिटी Q1। ऑन 1 जनवरी ईयर 1 एंटिटी Q परचेज्ड for rupees 240,000 a machine with an estimated useful life of 20 years and an estimated zero residual value. Depreciation is on a straight line basis on 1 जनवरी ईयर 4 यानी 3 साल के बाद। तो ईयर 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, 4 के स्टार्ट पर एन इम्पेयरमेंट रिव्यू शोड द मशीन रिकवरेबल अमाउंट टू बी रुपीज़ 100,000 एंड इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ टू बी 10 ईयर्स। तो इम्पेयरमेंट ऑब्वियसली यहाँ पर होगी, रिकवरेबल अमाउंट हमें डायरेक्टली दी हुई है तो हमें वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ ही यूज़फुल लाइफ भी चेंज हो रही है। तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है कि द कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन ऑन 31 दिसंबर ईयर 3 इमीडिएटली बिफोर द इम्पेयरमेंट। तो वो तो सिंपली अगर हम कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो हमें कैरिंग अमाउंट पता चल जाएगी। तो लेट्स डू दैट। तो पार्ट ए सॉल्व करते हैं। कैरिंग अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है 31 दिसंबर ईयर 3 की। कॉस्ट हमें गिवन है 240,000। उसके बाद 20 ईयर्स की लाइफ गिवन है और 3 साल गुजरे हैं। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 240,000 डिवाइड बाई 20 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 3 ईयर्स, क्योंकि 3 साल की डेप्रिसिएशन लेनी है 36,000। तो हमारे पास एसेट की कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 204,000। ये हमारे पार्ट ए की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। पार्ट बी की रिक्वायरमेंट है कि द इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज्ड इन द ईयर टू 31 दिसंबर ईयर 4। तो साल के शुरू में ही हमारी इम्पेयरमेंट हो रही है, तो जो इम्पेयरमेंट लॉस हम रिकग्नाइज करेंगे वो कितना होगा। तो हमें रिकवरेबल अमाउंट गिवन है 100,000 की और हमारे पास कैरिंग अमाउंट है 204,000 की। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट जितने से एक्सीड कर रही है। तो इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 104,000 ये हमारा सेकंड आंसर है। 204 की जो कैरिंग अमाउंट थी और 100,000 रिकवरेबल अमाउंट। ये जो लॉस है ये हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। इसके बाद पार्ट सी है कि डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर टू 31 दिसंबर ईयर 4। अब क्योंकि लाइफ चेंज हो गई थी तो एसेट इस वक्त जो शो हो रहा होगा अब वो रिकवरेबल अमाउंट पर शो हो रहा होगा। तो इस 100,000 की बेस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और रिमेनिंग लाइफ 10 ईयर्स है। तो ये 100,000 रिमेनिंग लाइफ 10 ईयर्स, तो उस हिसाब से हमारी डेप्रिसिएशन आ जाती है रुपीज़ 10,000। ये डेप्रिसिएशन जो है जो चार्ज की गई है ये अब रिकवरेबल अमाउंट की बेस पर चार्ज की गई है। तो क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है स्टैंडर्ड की कि जब इम्पेयरमेंट हो जाती है तो उसके बाद डेप्रिसिएशन रिवाइज्ड वैल्यू पर कैलकुलेट होनी चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन की तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है एंटिटी Q2। ऑन 1 जनवरी ईयर 1 एंटिटी Q परचेज्ड फॉर रुपीज़ 240,000 अ मशीन with an estimated useful life of 20 years and estimated zero residual value. Depreciation is on straight line basis. The asset has been revalued on 1 जनवरी ईयर 3 यानी 2 ईयर्स के बाद टू रुपीज़ 250,000 बट विद नो चेंज इन यूजफुल लाइफ एट दैट डेट। तो उस डेट तक तो यूजफुल लाइफ चेंज नहीं हुई। ऑन 1 जनवरी ईयर 4 यानी इस पॉइंट के 1 साल के बाद एन इम्पेयरमेंट रिव्यू शोड मशीन रिकवरेबल अमाउंट टू बी रुपीज़ 100,000 ओनली। तो पहले हम देख रहे हैं कि वैल्यू में कुछ इजाफा हुआ है और फिर हम देख रहे हैं कि वैल्यू में डिक्लाइन आ रहा है एंड इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ टू बी 10 ईयर्स और साथ ही यूजफुल लाइफ भी चेंज हो गई है। तो क्वेश्चन की 4 रिक्वायरमेंट हैं जो कि कैलकुलेशन ओरिएंटेड हैं कि हमने 4 डिफरेंट फिगर्स कैलकुलेट करनी है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि कैरिंग अमाउंट बतानी है 31 दिसंबर ईयर 2 पर
एंड हेंस द रिवैल्यूएशन सरप्लस राइजिंग ऑन 1 जनवरी ईयर 3। तो ये दो अमाउंट हमने बतानी है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना राइज होगा और कैरिंग अमाउंट क्या थी। तो पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। तो कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर ईयर 2 पे, कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 240,000। अब 240,000 पे 20 ईयर्स की लाइफ है और 2 साल गुजर चुके हैं इस टाइम तक। तो 2 ईयर्स की अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो 240,000 डिवाइड बाई 20 ईयर्स इंटू 2, क्योंकि 2 साल गुजर चुके हैं तो 24,000 की डेप्रिसिएशन बनती है। और इसके बाद हमारे पास कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट हो जाती है, दैट इज़ 216,000। तो ये पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। उसके बाद एसेट रिवैल्यू होकर जो है वो 250,000 का हो गया है। तो हम रिवैल्यूएशन गेन या सरप्लस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब एसेट हमारा फेयर वैल्यू बताई हुई है कि 250,000 का है, तो 216 से 250 का जो डिफरेंस है वो हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस है, दैट इज ऑफ 34,000। तो ये हमारा पार्ट 1 की जो दोनों रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। तो पार्ट ए इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है पार्ट बी में कि कैरिंग अमाउंट बतानी है मशीन की 31 दिसंबर ईयर 3 को इमीडिएटली बिफोर द इम्पेयरमेंट, यानी इम्पेयरमेंट से पहले पहले। तो पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास जो कैरिंग अमाउंट है एसेट की वो 250,000 है, जैसे हमने ये कैलकुलेट की थी। अब जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी वो रिवाइज्ड अमाउंट पर होगी, लेकिन यूजफुल लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। पहले यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स थी, 2 ईयर्स गुजर चुके हैं, तो अब 18 ईयर्स बाकी लाइफ है और 1 साल की डेप्रिसिएशन लेनी है। तो दैट इज़ 13,889। तो अब अगर हम कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं इम्पेयरमेंट से पहले, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 236,111। तो ये हमारी बी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन की सी रिक्वायरमेंट है कि द इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज्ड इन द ईयर टू 31 दिसंबर ईयर 4। अब इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो 1 जनवरी को ही बेसिकली राइज हो रहा है, तो 1 जनवरी को ही कैलकुलेट होगा। अब जाहिर बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ईयर एंड पर उसको प्रेजेंट किया जाएगा, तो ईयर के स्टार्ट पर ही हमने कैलकुलेट कर लेना है, सिर्फ प्रेजेंट उसे ईयर एंड पर कर रहे होंगे। तो पार्ट सी हम कैलकुलेट करते हैं। तो इम्पेयरमेंट लॉस जो 1 जनवरी ईयर 4 को राइज हुआ, तो उसके लिए बेसिकली हमें रिकवरेबल अमाउंट बताई हुई है 100,000। तो जब आप एसेट को इस वैल्यू से, दैट इज 236,111, इससे 100,000 पर लेकर आएंगे तो आपका जो लॉस है वो कैलकुलेट हो जाता है 136,111। तो ये इम्पेयरमेंट लॉस की अमाउंट है, लेकिन साथ ही लव यूज हुआ रिकग्नाइज। तो हमने इसे रिकग्नाइज कैसे करना है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस कितना है। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस में जो हमारा बैलेंस राइज हुआ था दैट वाज 34,000, लेकिन हमारी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, क्योंकि पहले एक यूजफुल लाइफ चेंज हुए बगैर 12,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही थी, ये 2 ईयर्स की है 24,000, तो 1 ईयर की है 12,000, और फिर अब चार्ज हो रही है 3,889। तो 1889, दिस इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस हमारा 34,000 है, उसमें से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर देंगे, तो जो नेट अमाउंट होगी उतना बैलेंस होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस का, और उतनी ही अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज होगी। सो जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस राइज हुआ था माइनस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है और ये ओसीआई में ही चार्ज होगा। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हमें प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करनी है। तो रिमेनिंग अमाउंट इज 104,000, तो ये प्रॉफिट और लॉस में चार्ज हो जाएगी, और इस तरह हमारी सी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाती है। डी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज बताना है ईयर 2004 का, क्योंकि इम्पेयरमेंट साल के शुरू में ही हो गई थी, 1 जनवरी को ही हो गई थी। तो अब जो 100,000 की अमाउंट है उस पर एसेट शो हो रहा है, और इस 100,000 की अमाउंट पे रिवाइज लाइफ है 10 ईयर्स। तो ये जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, सो सिंपली 100,000 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, ₹10,000 की डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगी। इस तरह हमारी डी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। जब सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं तो क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।